नमस्कार दोस्तों, द CST एरिना में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि अभी छत्तीसगढ़ PSC का एग्ज़ाम होने वाला है अगले मंथ 14 फरवरी को। तो इसी के लिए द CST एरिना की टीम आपके लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास की क्लासेस लेकर आई है। तो आज से हम छत्तीसगढ़ का इतिहास का क्लास चालू कर रहे हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले ये सारी संपूर्ण इतिहास से आपको अवगत कराया जा सके, जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके। तो आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का यह मेरा पहला क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का आज बहुत ही बेसिक से आज की क्लास चालू करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ सके और बहुत ही जल्दी आप इसको कवर भी कर सकें। तो चलिए आज हम अपने छत्तीसगढ़ के इतिहास की क्लास को चालू करते हैं और चालू करते हैं इतिहास से। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि इतिहास को रटा जाए। तो मेरा सबसे पहला इतिहास की क्लास चालू करने से पहले दो सवाल हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास को जानने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर मेरे दो सवाल हैं, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास को जानने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन से आज हम अपने क्लास को चालू करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास को जानने की आवश्यकता क्या है। तो देखते हैं हम इतिहास के बारे में। इतिहास देखिएगा, इतिहास जो है, इतिहास है हमारे अतीत को जानने का एक साधन मात्र है। एकदम सरल शब्दों में कहा जाए तो इतिहास हमारे अतीत को जानने का एक साधन मात्र है। अतीत को जानने का साधन है। एकदम सरल शब्दों में इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। देखिएगा, किसी भी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम क्या करते हैं, उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अतीत शब्द से तात्पर्य दो चीज़ों से है। अतीत शब्द से तात्पर्य है अतीत शब्द से तात्पर्य है दो शब्दों से है तात्पर्य। यहाँ पर देखिएगा, अतीत शब्द से तात्पर्य दो चीजों से है। एक पहला है राष्ट्र की संस्कृति और दूसरा है सभ्यता। देखिएगा, यहाँ पर दो शब्दों से तात्पर्य है। देखिएगा, किसी भी राष्ट्र की पहचान या प्रत्येक देश की पहचान, बोलिए, किसी भी राष्ट्र की या प्रत्येक देश की पहचान उसके इतिहास उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति व सभ्यता से की जाती है। मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे किया, इससे हमें उनकी संस्कृति और सभ्यता से पता चलता है। यहाँ पर एकदम सरल शब्दों में कहा जाए तो इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास जानने की आवश्यकता क्या है। तो इतिहास क्या है, अतीत को जानने का एक साधन मात्र है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, अतीत शब्द से तात्पर्य दो चीज़ों से है, किसी देश की संस्कृति और सभ्यता से है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी समाज या राष्ट्र के इतिहास को हम उस राष्ट्र के या समाज के अतीत से जान सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक देश की पहचान उसकी सभ्यता और संस्कृति से की जाती है और इतिहास से या उसके अतीत से ही हमें पता चलता है कि मानव समुदायों के द्वारा हमारे देश में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का विकास कब और कहाँ और कैसे किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा, कब, कहाँ व कैसे किया गया। तो ये तीन शब्द हैं, कब, कहाँ और कैसे किया गया।
तो इन सब की जानकारी क्या होती है, हमें इतिहास से मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास का बहुत ही बेसिक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो किसी भी, चाहे मैं विश्व के इतिहास की बात करूं या भारत के इतिहास की बात करूं, जैसा कि मैंने बोला, विश्व इतिहास की बात हो या सेकंड भारत के इतिहास की बात हो या थर्ड बोल सकते हैं किसी प्रॉपर राज्य के इतिहास की बात हो, तो यहां पर देखिएगा, हम चाहे किसी का भी इतिहास पढ़ रहे हों, विश्व का पढ़ रहे हों, भारत का पढ़ रहे हों या भारत के किसी राज्य का इतिहास पढ़ रहे हों, तो यहां पर हमें इतिहास को जानने के लिए उनके स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से जब हम किसी भी देश का इतिहास या किसी भी राज्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उनके स्रोतों को हम प्रॉपर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आज हम चालू करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्रोत से अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास जानने के स्रोत। किसी भी, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी राष्ट्र या राज्य के इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत हैं जिससे हमें उस राज्य या देश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास के अध्ययन में यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्रोत। तो इस सोर्स के बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 3 सोर्स अवेलेबल हैं जिससे हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखिएगा, पहला छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्रोत में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत, और थर्ड एंड लास्ट है विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। ठीक है, इसमें देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसके भी कुछ उपभाग हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला भाग आता है अभिलेख का। अभिलेख से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन सिक्के ले लीजिए, ठीक है, प्राचीन सिक्के। उसके बाद हम थर्ड में आते हैं इसके, तो इसमें देखते हैं स्थापत्य कलाएं, स्थापत्य कलाएं। तो देखिएगा, स्थापत्य कलाएं में भी यहाँ कुछ सब क्लासिफिकेशन किया गया है, जो जिसमें पहला अगर इसमें देखें तो मेजर पार्ट आता है मंदिर का, क्योंकि आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। ठीक है, मंदिर के बाद आप आ जाइए महल या भवन बोल सकते हैं, मंदिर के बाद आ जाता है हमारा महल या भवन कह लीजिए। ठीक है, अब भवन के बाद आप नेक्स्ट में आ जाएंगे तो देखेंगे क्या आते हैं, चित्रकला, और लास्ट है मूर्तिकला। इसके आगे भी बहुत से ऐसे सोर्स हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतने पार्ट का आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो पहले आइए देखते हैं। तो इसके बाद चलिए साहित्यिक स्रोत में भी देख लेते हैं। तो चलिए मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, ये पेज थोड़ा भर गया है। तो पेज चेंज करने के बाद मैंने जैसा कि पहला आपको क्या बता दिया है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो सेकंड था हमारा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में पहले आ जाते हैं हमारे 2 बहुत ही फेमस महाकाव्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला है हमारा रामायण, दूसरा है महाभारत,
ये ऐसे दो महाकाव्य हैं जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसी में थर्ड पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि बहुत से हमारे राज्य के क्या हो गए हैं, रचनाकार हो गए हैं, जैसे रचनाकारों के कृतियां, रचनाकारों के लेख बोल लीजिए, उनके ग्रंथ बोल लीजिए, व किताबें, व किताबें आदि। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे इतिहास के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट देखते हैं, हमने देखा था विदेशी विवरण। थर्ड पार्ट हमने क्या देखा था, विदेशी विवरण का देखा था, तो उसको आइए देखते हैं थर्ड पार्ट को, विदेशी विवरण। ठीक है, तो विदेशी विवरण में देखेंगे, इसमें मोस्टली आ जाते हैं विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। इसके अलावा सेकंड आ जाता है इनकी किताबें। ठीक है, तो ये दो चीज विदेशी विवरण में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने तीन चीज़ों को अभी बताया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसको आप नोट्स की तरह बना भी सकते हैं, ताकि आपका ये एग्ज़ाम में हेल्प कर सके, आप रिवीजन कर सके अच्छे से। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। पहला बताया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के मैंने कुछ पोर्शंस बताए हैं, जिसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ। पहला था, मैंने बताया पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आ जाते हैं। दूसरे मैंने क्वाइंस सिक्के के बारे में बताया, और तीसरा स्थापत्य कलाएं के बारे में बताया। ठीक है, मैं उनका डिस्क्रिप्शन आगे करूँगा बहुत अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके। और मैंने बताया दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में मैंने तीन चीज़ों का नाम लिया यहाँ पर देखिएगा। इसमें मैंने लिया रामायण महाकाव्य और महाभारत महाकाव्य के बारे में, और हमारे राज्य के रचनाकार हैं जिनके बहुत से लेख हैं, ग्रंथ हैं और किताबें हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही तीसरा मैंने लिया था विदेशी विवरण। ठीक है, तो आप लोगों को, अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा, तो बहुत से विदेशी यात्री भी हमारे छत्तीसगढ़ आए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। तो उनके विवरण या उनकी यात्रा वृत्तांत व किताबें, जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं, सारी चीज़ों को एकदम सीरीज वाइज लेते हुए बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझाता चलूँगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला हम पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत को। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में मैंने सबसे पहले लिखा था अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कौन से अभिलेख पाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अभिलेख से आज हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो पहला देखेंगे हम अभिलेख में। ठीक है, तो अभिलेख में सबसे पहले हम देखेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख। सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो, सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे पहले। अभिलेख ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में पीएससी के। तो इसको देखिएगा, सम्राट अशोक के अभिलेख है पहला। तो देखिएगा सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी से। कहाँ से? सरगुजा के रामगढ़ के पहाड़ियों से। सरगुजा के रामगढ़ के पहाड़ियों पर स्थित सीता बेंगरा गुफा से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थित सीता बेंगरा गुफा से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, थोड़ा यहाँ पर राइटिंग का इशू होगा, लेकिन आपको कंटेंट बहुत अच्छे मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा आपको पता होगा डिजिटल बोर्ड में थोड़ी राइटिंग की दिक्कत रहती है। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा गुफा से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सीता बेंगरा आप सभी याद रखिएगा, ये सीता बेंगरा गुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन आया था सीता बेंगरा गुफा से। तो देखिएगा, सीता बेंगरा जो गुफा है वो विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। देखिएगा यहाँ पर सीता बेंगरा गुफा, ये क्या है? विश्व की प्राचीन नाट्यशाला है। आप सभी को पता होगा इसकी कहानी भी, अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो यहाँ पर सुतनुका एवं देवदासी थी सुतनुका, और देवदत्त के प्रेम कहानी के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखेंगे। और यह कब की है? दूसरी तीसरी शताब्दी की है। ठीक है, ईसा पूर्व की है, सॉरी, दूसरी तीसरी ईसा पूर्व की है ये नाट्यशाला, इसलिए यह विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। आगे देखते हैं इसकी खोज के बारे में। देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछ देता है। इसकी जो खोज है, इसकी खोज हुई थी 1848 में, 1848 ईस्वी में की थी, और इसकी खोज की थी कर्नल आउसले ने। कर्नल आउसले ने। ठीक है, ये फैक्ट को याद रखिएगा। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इस गुफा में है, इस गुफा में जो अभिलेख हैं उसमें ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख में यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसमें यहाँ पर क्या किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, ब्राह्मी लिपि का ना, ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा का प्रयोग किया गया है अभिलेखों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं हमारे सीता बेंगरा से, वहाँ पर ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको इसे याद रखना होगा। तो अब सेकंड देखते हैं। सीता बेंगरा के बाद हम लोग जोगीमारा। ठीक है, ये भी एक गुफा है, जोगीमारा। ठीक है, सीता बेंगरा के बाद यहां से भी क्या हुए हैं? मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा से भी मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा से भी क्या हुए? मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सुतनुका एवं जो एक देवदासी थी यहीं रहती थी, सुतनुका। ठीक है, यह इनका क्या था? निवास स्थान था। यहाँ पर सुतनुका का यह निवास स्थान था जहां से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जोगीमारा गुफा था जो यहाँ पर सखियों एवं क्या था? महिलाओं के लिए विश्राम के लिए बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर यह किस लिए बनाया गया था? महिलाओं के विश्राम के लिए। महिलाओं के विश्राम के लिए बनाया गया था। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके कुछ फैक्ट चीज़ें भी हैं, उस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। मैं बता देता हूं आपको, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट करके लिख लीजिएगा, या महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो
तो महत्वपूर्ण तथ्य के बाद आ जाते हैं हम लोग, इसके पहला जो पार्ट है, इसका पहला पॉइंट है जो देखिएगा, इन्हीं पहाड़ियों में, जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ थी, इन्हीं पहाड़ियों में कालिदास ने मेघदूतम की रचना की। क्या की थी कालिदास ने? सॉरी, इन्हीं पहाड़ियों में कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेघदूतम में क्या है, जो इनकी रचना थी मेघदूतम कालिदास की, उसमें रामगढ़ का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कबीरदास की किस कृति में रामगढ़ की पहाड़ी का वर्णन मिलता है। तो आप आसानी से, अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आसानी से आप इसका आंसर कर जाएंगे। तो रामगढ़ का कहाँ मिलता है? मेघदूतम में रामगढ़ का वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, अब तीसरे फैक्ट के ऊपर चलते हैं अपन, इसी से रिलेटेड। जैसा कि नाम से ही पता है, सीता बेंगरा, इस गुफा का नाम है सीता बेंगरा। तो जाहिर सी बात है, यह हमारे राम, लक्ष्मण और सीता जी से संबंधित है। और सीता निवास करते थे। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, यह एक कहावत है या अनुमान है लोगों का, कि कहा जाता है कि सीता माता को या सीता जी को रावण ने यहीं से अपहरण किया था। सॉरी, सीता जी का रावण ने यहीं से अपहरण किया था। ठीक है, ये अभिलेख का पहला पॉइंट था। आपने देखा, इसमें मैंने दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, एक सीता बेंगरा गुफा के बारे में और दूसरा है जोगीमारा गुफा के बारे में। ठीक है, जोगीमारा गुफा किससे संबंधित है? तो जोगीमारा जो गुफा है वह सुनुका नामक देवदासी से संबंधित है, जो वहां पर निवास करती थी। ठीक है, और सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब सेकंड अभिलेख की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड अभिलेख है हमारा, जैसा कि हमने पहले देखा, सम्राट अशोक का अभिलेख। ठीक है, जो मौर्य कालीन थे। ठीक है, तो अब दूसरा जो हमारा अभिलेख है वह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखी गई है? यह रचना बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई है। यह प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। किसकी? कवि हरिसेन की। हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति को। इसे सबसे, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। इसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। क्या पता चलता है इस अभिलेख से? इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान
अभियान का पता चलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति से देखेंगे तो इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान का पता चलता है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, इस विजय अभियान के तहत उन्होंने क्या किया था, इस अभियान के तहत उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। देखिएगा यहां पर ये चीज याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया था, दक्षिण विजय अभियान के तहत भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, यहां पर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, इन 12 शासकों में से छत्तीसगढ़ के 2 शासक थे। देखिएगा, इन 12 शासक में से छत्तीसगढ़ के 2 शासकों को पराजित किया था। अब ये 2 शासक कौन कौन से थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा, पहले शासक थे राजा महेंद्र। कौन थे? राजा महेंद्र। ये वाकाटक वंश के थे। किसके थे? वाकाटक वंश के थे। सॉरी, यहां पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वाकाटक वंश के थे। और जो दूसरा शासक था वो था राजा व्याघराज। दूसरा याद रखिएगा, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। व्याघराज बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ के किन 2 शासकों को पराजित किया था। यह ऑप्शन में दे देता है बहुत से शासकों का नाम, और इससे ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन थे। और तो देखिएगा, जो व्याघराज हैं वो नल वंश से संबंधित हैं। ये नल वंश के शासक थे। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? हरिसेन के द्वारा, याद रखिएगा। और इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, दूसरा बात। और तीसरा बात यह, इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान का पता चलता है, जिसमें उन्होंने भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। और इन 12 शासकों में से छत्तीसगढ़ के 2 शासक थे। पहला था राजा महेंद्र, जो वाकाटक वंश से थे, और दूसरा था व्याघराज, जो नल वंश से थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तीसरे अभिलेख की ओर बढ़ते हैं आगे। तीसरा, ये 2 हो चुका है, एक पहला मौर्यकालीन जिसे हम सम्राट अशोक अभिलेख कहते हैं, और जो दूसरा था हमारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था। तो अब ये तीसरा है खल्लवाटिका अभिलेख, इसे खल्लारी अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्राचीन नाम था खल्लवाटिका, इसलिए इसे खल्लवाटिका अभिलेख भी कहते हैं और खल्लारी अभिलेख भी कहते हैं। मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, खल्लारी अभिलेख, ये हमारा तीसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है। ठीक है, तो आइए देखते हैं खल्लारी अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो ये अभिलेख है 1402 ईस्वी का है। ठीक है, ये अभिलेख कब का है? तो ये 1402 ईस्वी का है। ठीक है, इस अभिलेख पर रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है इसमें? तो देखिएगा, इस अभिलेख में रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहां पर इस अभिलेख
को देखिएगा, यह 1402 ईस्वी का अभिलेख है। इस अभिलेख में रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस अभिलेख में 36 गढ़ों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है यह भी। इस अभिलेख में 36 गढ़ों का उल्लेख है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 36 गढ़ों का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 36 गढ़ जो थे वो कौन कौन से हैं, तो रतनपुर के 18 और रायपुर के 18। ठीक है, रतनपुर के 18 गढ़, ठीक है, और रायपुर के 18 गढ़। ठीक है, नामकरण का जब मैं पाठ आपको पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित वाला, तो उस समय इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो देखिएगा, इस कारण भी हमारे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 36 गढ़ थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो अभिलेख है वह है हमारा चौथा रायपुर अभिलेख। ठीक है, हमारा कौन है, फोर्थ जो अभिलेख है वह है रायपुर अभिलेख। रायपुर अभिलेख। ठीक है, रायपुर अभिलेख यह भी क्या है, 1415 ईस्वी का है। ठीक है, यह अभिलेख कब का है, तो 1415 ईस्वी का है। ठीक है, इस अभिलेख में रायपुर शहर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो रायपुर अभिलेख में क्या होता है, इस अभिलेख में रायपुर शहर के स्थापना का उल्लेख मिलता है। लेख में रायपुर शहर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मिलता है, देखिएगा इसमें रायपुर शहर के निर्माण कार्य का प्रारंभ 1405 ईस्वी में रामचंद्र देव ने करवाया था। ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, रायपुर शहर के निर्माण का प्रारंभ 1405 ईस्वी, याद अच्छे से रखिएगा, 1405 ईस्वी में रामचंद्र देव ने करवाया था। किंतु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र ब्रह्मदेव राय ने 1409 ईस्वी में निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। यहाँ पर ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा, रायपुर अभिलेख में यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट यह अभिलेख कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट अभिलेख में जो 5वां अभिलेख है हमारा, ठीक है, आरंग का ताम्रपत्र अभिलेख। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरंग का ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, आरंग का ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, तो यह अभिलेख किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरंग का जो ताम्रपत्र अभिलेख है यह किस वंश से संबंधित है। तो यह याद रखिएगा, यह राजर्षि तुल्य कुल वंश से संबंधित है। ठीक है, ये राजर्षि तुल्य कुल वंश से संबंधित है। कुल वंश से संबंधित है।
ठीक है। शासक भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र अभिलेख है। यह शासक भीमसेन, सॉरी भीमसेन नहीं है यहाँ पर सॉरी, यह भीम द्वितीय, सॉरी यहाँ पर भीम सेकंड, यह शासक, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये शासक है, यहाँ पर देखिएगा, यह शासक भीम द्वितीय का ताम्रपत्र है। इसमें आरंग के राजनीति एवं प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आरंग के राजनीति एवं प्रशासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, याद रखिएगा, प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रतनपुर अभिलेख, देखेंगे छठवां। ठीक है, 6 है हमारा जो नेक्स्ट है रतनपुर अभिलेख। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में, रतनपुर अभिलेख के बारे में। ठीक है, रतनपुर अभिलेख। ठीक है, तो रतनपुर अभिलेख है जो कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने इस रतनपुर अभिलेख से रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो रतनपुर अभिलेख से क्या 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 मिलता है, तो देखिएगा यहां पर, इस अभिलेख से कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा शासक का नाम रत्नदेव प्रथम का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ भी चुका है रत्नदेव, क्योंकि इसकी सीरीज है रत्नदेव प्रथम, सेकंड, थर्ड, तो इसलिए रत्नदेव प्रथम याद रखिएगा। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने ही 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर बसाया था। देखिएगा यहाँ पर रत्नदेव जो थे, इन्होंने ही क्या किया था, 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर बसाया था। रतनपुर शहर बसाया था, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक है, और इसने ही क्या किया था, तुमाड़ से राजधानी रतनपुर स्थापित की थी। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने ही क्या किया था, इसने ही तुमाड़ से राजधानी रतनपुर स्थानांतरित किया था। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा इन्होंने क्या किया था, तुमाड़ से राजधानी रतनपुर स्थानांतरित कर दी थी। और एक मोस्ट आईएमपी पॉइंट है इसमें, देखिएगा इन्होंने रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, इन्होंने रतनपुर को मोक्ष प्रयाग कहा है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने
रतनपुर को मोक्ष प्रयाग कहा है। कहाँ, ठीक है। यहाँ पर यह रतनपुर अभिलेख कंप्लीट होता है। एक बार मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। इस अभिलेख से सबसे पहले क्या है, कलचुरी शासक, याद रखिएगा कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर बसाया था। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, तुमार से राजधानी रतनपुर स्थानांतरित कर दी थी। तुमार से राजधानी रतनपुर स्थानांतरित कर दी थी और रतनपुर का जो फेमस प्राचीन महामाया मंदिर है उनका निर्माण करवाया था और इन्होंने रतनपुर को मोक्ष प्रयाग कहा है। ठीक है, ये चीजें थी रतनपुर अभिलेख की। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सातवां जो हमारा अभिलेख वाला पार्ट है, तो राजिम अभिलेख। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है, राजिम अभिलेख। ठीक है, राजिम अभिलेख में देखते हैं हम, तो यह अभिलेख नागवंशी राजा विलासतुंग का है। आप सभी को अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। ठीक है, राजिम अभिलेख किसका है, तो यह अभिलेख नागवंशी शासक विलासतुंग का है। यह अभिलेख नागवंशी, ठीक है, नागवंशी शासक विलासतुंग का है, विलासतुंग। इस अभिलेख से राजीव लोचन मंदिर एवं राजिम की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो किसकी जानकारी मिलती है, यहाँ पर मैं शॉर्ट थोड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है किसकी, राजीव लोचन मंदिर की, राजीव लोचन मंदिर की, वह राजिम की जानकारी मिलती है। ठीक है, वह राजिम की जानकारी मिलती है। ठीक है, दो चीजें देखिएगा, तो एक क्वेश्चन इसमें भी मैंने देखा है किसी एग्जाम में कि पूछ दिया था राजीव लोचन मंदिर में किसकी प्रतिमा है, या किसका मंदिर है। ठीक है, तो यह एक विष्णु मंदिर है। आप भी याद रखिएगा, यहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा है, यह एक विष्णु मंदिर है। जो राजीव लोचन मंदिर है वह एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट और आखिरी जो अभिलेख है हमारा, सिरपुर का ताम्रपत्र अभिलेख, आखिरी है। देखिएगा, ये हमारे बहुत ही मोस्ट 8 जो अभिलेख थे मैं उनको आपको बता रहा हूं। तो लिखिएगा आखिरी, सिरपुर का ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, तो ये देखिएगा किसका था, पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बाल्य अर्जुन द्वारा 27 ताम्रपत्र जारी किए थे, जिनमें से एक सिरपुर का ताम्रपत्र अभिलेख है। ठीक है, तो सिरपुर ताम्रपत्र अभिलेख किसका है पूछा जाए तो आप बता सकते हैं पांडुवंशी थे। ठीक है, लिखिएगा, बहुत ही यह पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। ठीक है, बाला अर्जुन का है, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का है। ठीक है, यह सिरपुर ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, शिवगुप्त बाला अर्जुन ने 27 ताम्रपत्र जारी किए थे, 27 ताम्रपत्र जारी किए थे। ठीक है, जिनमें से किए, ठीक है, 27 ताम्रपत्र जारी किए। इस 27 में से एक ताम्रपत्र सिरपुर का ताम्रपत्र अभिलेख है। ठीक है, सिरपुर का ताम्रपत्र अभिलेख है। और एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बता रहा हूं, जो बाला अर्जुन थे, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। ठीक है, तो इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो बाला अर्जुन थे, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन,
बाला अर्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। यह पूछा भी जा चुका है बहुत से। ठीक है, और इस अभिलेख से पांडु वंश की स्थापत्य कला, राजनीति एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको भी मैं नोट कर देता हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अभिलेख से ठीक है, पांडु वंश की देखिएगा यहाँ पर स्थापत्य कला, ठीक है, राजनीति, ठीक, एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, आज यह वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं आज अभिलेख तक ही अपने क्लास को सीमित करता हूं। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को अपन कवर कर सकें। तो आज यहीं तक अपनी क्लास को मैं रखता हूं, समाप्त करता हूं। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।